हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अरोरा क्लासेस। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रहे होंगे। सो हियर आई केम अप विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज पार्ट 4। आर यू गाइज एक्साइटेड अबाउट इट कि हम लोग कितने सारे क्वेश्चंस करते जा रहे हैं, विद कंटेंट करते जा रहे हैं और बीच बीच में हम अपने अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट भी कवर करते जा रहे हैं। तो आर यू गाइज एक्साइटेड? अगर एक्साइटेड हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग कितने एक्साइटेड। And also, if you guys are new to my channel, then please subscribe to my channel and press the bell icon along with it so you will notified whenever I'll upload a video। और अगर आप इसके PDF चाहते हैं या कुछ कंटेंट रिलेटेड क्वेरीज है आपकी, तो यू गाइज ऑल्सो कैन फॉलो मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल विच इज़ अरोरा क्लासेस फॉर नेट JRF। और अगर आप PhD की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो हमारा PhD मेनिया करके एक टेलीग्राम पे चैनल है, उसमें हम PDF मतलब जो भी नए रिक्वायरमेंट्स आते हैं PhD रिलेटेड, जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं उन सबको हम हमारे उस चैनल में अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए। सो यू विल नोटिफाइड अबाउट इट कि कौन सी जगह पे कितना यूनिवर्सिटी में रिक्वायरमेंट्स निकल रही है एंड ETC टाइप ऑफ थिंग। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे पार्ट 4। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करके जाना, बिना लाइक करे मत जाना, ठीक है? चलो ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 4। ओके, चलो। और हाँ, अगर आपने तीनों पार्ट, बिकॉज इट इज़ द पार्ट 4 सीरीज और पार्ट 4, और अगर आपने लास्ट प्रीवियस 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो यहीं कहीं आई बटन पे आपको उनका लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका तीनों पार्ट्स का मैं लिंक डाल दूंगी। सो गो एंड चेक दैट आउट ऑल्सो, क्योंकि वहाँ से ही स्टार्टिंग हो रखी है। तो प्लीज़ चेक देम ऑल्सो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 4। ओके, सो आज के पार्ट 4 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फाइनेंसिंग चॉइस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस सजेस्टेड बाय द पीकिंग ऑर्डर थ्योरी। ठीक है, अब फाइनेंस में कैपिटल स्ट्रक्चर करने के लिए, दैट मीन्स हम कैपिटल कहाँ कहाँ से लेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चरिंग मतलब हम कैपिटल की स्ट्रक्चर कर रहे हैं कि हमें कैपिटल कहाँ से लेनी है, वेदर वी वांट इट फ्रॉम इक्विटी, वेदर वी वांट इट फ्रॉम डेब्ट साइड, वेदर इट फ्रॉम लॉन्ग टर्म, वेदर फॉर इंटरनल इन्वेस्टमेंट। इंटरनल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू जो हमारी रिटेन्ड अर्निंग होती है। ठीक है, तो हम कहाँ से अपने कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर कर रहे हैं, कहाँ से उस चीज़ को निकाल रहे हैं, कहाँ से उस कैपिटल को ऑक्यूपाइड कर रहे हैं हमारे कंपनी के लिए। तो ये चीज़ होती है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज होती हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज भी बताऊं तो ऑल्सो कमेंट सेक्शन में बता देना कि प्लीज़ कमेंट कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज भी बता दीजिए। तो आई विल ऑल्सो मेक ए वीडियो ऑफ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। ओके, तो अभी समझते हैं कि पैकिंग ऑर्डर थ्योरीज क्या होती है। तो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी क्या होती है, इसमें एक सीक्वेंस होता है। उस सीक्वेंस में हम ये देखते हैं कि हमें पहले पैसा कहाँ से लेना है, दूसरे टाइम पे हमें पैसा कहाँ से लेना है और तीसरे टाइम पे हमें पैसा कहाँ से लेना है। दैट मीन्स अगर हमें हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो पहले हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे, इक्विटी लेंगे, डेब्ट लेंगे, रिटेन अर्निंग लेंगे, या फिर और भी कोई, अगर शॉर्ट टर्म लोन्स हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स हो रहे हैं, वहाँ से लेंगे। ठीक है, तो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी इज अ सीक्वेंस ऑफ क्या अरेंजमेंट का सीक्वेंस है कि हम किस तरीके से हमारे कैपिटल को जो हम डाइवर्सिफाई करेंगे तो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट हम कहाँ से लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं अब कौन सा सीक्वेंस है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सीक्वेंस ही पूछा है तो हम सीक्वेंस को चेक करते हैं कि कैसे सीक्वेंस में पिकिंग ऑर्डर थ्योरी। देखो, तो दिस इज द चार्ट ऑफ पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। ठीक है, अब पैकिंग ऑर्डर थ्योरी का सीक्वेंस क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द सीक्वेंस ऑफ पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। तो देखो, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी के अकॉर्डिंग हिरार्की क्या है इन्वेस्टमेंट्स की, कैपिटल रिक्वायर्ड ऑक्यूपाइड करने की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी इंटरनल फाइनेंसिंग को हम इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि हम कंपनी में एज ए कैपिटल वापस हमारी इंटरनल फाइनेंसिंग जो होती है उसको लगाते हैं। इंटरनल फाइनेंसिंग से हम क्या मतलब निकालते हैं, हमारी जो रिटेन्ड अर्निंग है, दैट मीन्स हमने जो सेव करके रखा है फॉर द
या फिर हमारे कहीं से इंटरेस्ट आ रहे हैं, हमने सेविंग करके रखी है, तो दैट इज कॉल्ड द रिटेन्ड अर्निंग, जो हम रिटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कैपिटल ऑक्यूपाइड कौन सी करेंगे, इंटरनल फाइनेंसिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, ठीक है, डेप्ट लेंगे यानी कि डिबेंचर इशू करेंगे, डिबेंचर से पैसा उठाएंगे। फिर लास्ट में जाके हम क्या निकालेंगे, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग विद द किसके थ्रू, इक्विटी के थ्रू। लास्ट में हम इक्विटी को इशू करेंगे, यानी कि इक्विटी जो शेयर होंगे हमारे उसको इशू करेंगे। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, देखो क्या लिखा हुआ है, रिस्क इंक्रीज सो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इंक्रीज, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कैसे इंक्रीज होगी, रिटेन्ड अर्निंग अगर हम करते हैं तो रिटेन्ड अर्निंग में वी कॉस्ट 0 रुपीज़, क्योंकि हमारा ही पैसा है, हम हमारी सेविंग से ही हमारा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स हमें किसी को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, किसी के लिए लोन के लिए फाइल नहीं डालनी पड़ेगी, प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी, देयर इज नो हिडन चार्जेस, देयर इज नो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। दैट मीन्स 0 कॉस्ट होती है रिटेन्ड अर्निंग की। तो क्या हुआ, वहाँ पे रिस्क भी 0 रहेगा, क्योंकि हमारा ही पैसा है, जो भी होगा हमें ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम जाते हैं डेप्ट पे। डेप्ट पे हमारा रिस्क बढ़ता है, पर डेप्ट्स क्या है, चीपर होते हैं। कैसे चीपर होते हैं, क्योंकि डेप्ट्स में इतना खर्चा आता नहीं है उनको इशू करने के लिए, ठीक है। हम इंटरेस्ट देते हैं और बात खत्म होती है। इक्विटी जब हम इशू करते हैं तो रिस्क भी बढ़ता है इक्विटी के साथ, और इक्विटी को इशू करने की कॉस्ट इज़ हायर देन डेप्ट। तो फिर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस जो होती है, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब हम पढ़ते हैं, दैट मीन्स जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस होती है हमारे इक्विटी इशू करने की, वो क्या हो जाती है, हायर हो जाती है। उसकी वजह से रिस्क भी ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर किसी ने ज़्यादा शेयर परचेज कर लिया तो वो क्या करेगा, डोमिनेंट पावर में आ जाएगा, फिर मैनेजमेंट सिस्टम में वर्क करेगा, यानी कि मैनेजमेंट सिस्टम में डोमिनेंट होगा, तो फिर क्या होगा, रिस्क बढ़ जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। तो हमने क्या देखा, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी का सीक्वेंस क्या है, इंटरनल फाइनेंसिंग, दैट मीन्स हम पहले क्या इन्वेस्ट करेंगे, हमारी रिटेन्ड अर्निंग, देन वी मूव विद द डेप्ट फाइनेंसिंग, देन द लास्ट ऑप्शन वी हैव इज इक्विटी वाला पार्ट, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन, क्या पूछ रहा था, चॉइस करना है, सीक्वेंस में जमाना, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव रिटेन्ड अर्निंग, न्यू इशू ऑफ इक्विटी हम थर्ड नंबर पर डालेंगे, और इशू ऑफ डेब्ट हम डालेंगे सेकेंड नंबर पर। दैट मीन्स आर सीक्वेंस इज ए बी, सॉरी ACB, ACB होगा, ACB होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जाएगा ACB। दैट मीन्स हम पहले रिटेन्ड अर्निंग को इन्वेस्ट करेंगे, देन द सेकंड ऑप्शन में हम क्या इन्वेस्ट करेंगे, इशू ऑफ डेप्ट करेंगे। थर्ड ऑप्शन वी हैव इज न्यू इशू ऑफ इक्विटी, सबसे लास्ट में हम इक्विटी डालेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सेकेंड हो गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को। ओके, सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द मार्केटिंग यूनिट, और मार्केटिंग यूनिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और इसी क्वेश्चन से मतलब इसी पार्ट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स भी क्लियर होते हैं, कि प्रोडक्ट को कैसे, प्रोडक्ट की प्लानिंग कैसे होती है, प्रोडक्ट कैसे एग्जीक्यूट होता है, प्रोडक्ट को कैसे आप मार्केट में लॉन्च करोगे, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कैसे होता है, उस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजीज कैसी होती है। दैट मीन्स ये कहने में एक बहुत छोटा सा टॉपिक लगता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, नहीं, बट अपने आप में इट्स ओन इट सेल्फ बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हैं। तो आज हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, in which of the following stage of product life cycle a company reduces sales promotion to take advantage of heavy consumer demand, ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस होती हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल दिया किसने था, रेमंड वर्वन ने दिया था। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल रेमंड वर्वन ने दिया था, ये आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि कितनी बार वो जो टर्म कॉइन करते हैं या फिर जो लोग इसको डेवलप करते हैं उनका नाम भी पूछ लेते हैं। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल PLC दिया था रेमंड वर्नन ने, रेमंड ने, ठीक है। रेमंड का प्रोडक्ट आता है ना, वो कपड़े क्लोथिंग में आता है ना रेमंड ब्रांड का, तो रेमंड ने दिया था प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल रेमंड वर्नन ने दिया था। आई होप ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, ऐसी कौन सी स्टेज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं, कहने को 5 होती है पर मेनली 4 होती हैं, ठीक है। तो कौन सी स्टेज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, जिसमें कंपनी रिड्यूस करती है अपना सेल्स प्रमोशन टू टेक एडवांटेज ऑफ हैवी कंज्यूमर डिमांड, जहाँ पे क्या करती है, अपना सेल्स जो प्रमोशन होता है वो कम करती है, किस चीज़ के लिए, हैवी कंज्यूमर डिमांड के लिए, ठीक है। आ जाओ, अब कौन सी स्टेज में करती है ये एक बार चेक कर लेते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है कैसा, वर्क कैसे करता है। ओके,
ओके तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. हमें कौन सी एक ऐसी स्टेज बतानी है जिसमें कंपनी अपना सेल्स प्रमोशन, दैट मीन्स कंपनी की जो सेल्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है वो कंपनी कम करती है जस्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ हैवी कंज्यूमर डिमांड. ओके चलो पहले ये समझते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसा होता है, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं वो सब समझते हैं, स्टेजेस को समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे वी आर आएंगे बाद. ओके सो दिस इज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस. आई होप आपको आपकी स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल होगा. सो वी हैव द 4 लाइफ साइकिल स्टेजेस एंड द मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है अब देखो 4 लाइफ साइकिल स्टेजेस कौन कौन सी होती है. मैंने बोला ना मतलब मेजरली वी हैव 4 और अगर वैसे एक देखना हो तो 5 होती है पर मेजरली हम काउंट 4 को ही करते हैं. वी हैव द इंट्रोडक्शन स्टेज, द फर्स्ट स्टेज. सेकेंड वी हैव द ग्रोथ स्टेज. थर्ड वी हैव द मेच्योरिटी. फोर्थ वी हैव डिक्लाइनिंग स्टेज. दैट मीन्स इंट्रोडक्शन में क्या आएगा जब प्रोडक्ट एक नया मार्केट में लॉन्च हुआ ही है. ठीक है यानी कि कोई भी चीज़ हमने प्रोडक्ट डेवलप किया है और उसे इनिशियल स्टेज में मार्केट में लॉन्च किया है. ठीक है उसके लिए होगा क्या, जब मार्केट में नया नया प्रोडक्ट आएगा तो उसकी सेल्स क्या होगी, लो होगी. हाई कॉस्ट ऑफ कस्टमर होगी क्योंकि इतना ज़्यादा सेल्स हो नहीं रही है, नंबर ऑफ सेल्स वॉल्यूम कम है, दैट मीन्स उसका प्रॉफिट कम बनेगा और उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी मार्केट में रहने के लिए, विच इज़ वेरी नॉर्मल एट द इनिशियल स्टेज, एट द इंट्रोडक्शन स्टेज. ठीक है तो हाई कॉस्ट पर कस्टमर आएगी. फाइनेंशियल लॉसेज मे बी ही विल और दे विल फेस कि फाइनेंशियल लॉसेज होंगे क्योंकि इनिशियल स्टेज पे आ रहा है, कभी करेगा कभी वर्क नहीं करेगा, कभी सेल्स कम होगी. ठीक है उसके बाद क्या है, इनोवेटिव कस्टमर होंगे. कस्टमर के भी टाइप होते हैं, अभी हमारे लिए वो रेलिवेंट नहीं है इस टॉपिक के लिए. कस्टमर के टाइप होते हैं विच इज़ अच्छा टॉपिक है पढ़ने के लिए. तो अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, बता देना. उसके बाद क्या होता है, फ्यू कॉम्पिटिटर्स होते हैं क्योंकि नया मार्केट आप नया प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में ला रहे हो तो उसके लिए फ्यू कॉम्पिटिटर्स होंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन स्टेज. ठीक है उसके बाद सेकेंड स्टेज होती है हमारी ग्रोथ स्टेज. जब क्या होता है, जब प्रोडक्ट मार्केट में टेक ऑफ कर चुका होता है और उसकी पॉपुलैरिटी ऑलमोस्ट सबको पता लग चुकी होती है कि हाँ ये वाला प्रोडक्ट आ चुका है मार्केट में. मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि पहले कोई प्रोडक्ट आता है तो अर्बन मार्केट में आता है फिर रूरल में आता है, दैट मीन्स अब ग्रोथ स्टेज में क्या हुआ, वो प्रोडक्ट ऑलली अवेलेबल हो गया यानी कि इजीली अवेलेबल हो गया सब जगह पे. ठीक है तो क्या हुआ ग्रोथ स्टेज में, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ. ओके ग्रोथ स्टेज में क्या हुआ, ग्रोथ स्टेज में प्रोडक्ट सबके पास पहुंच गया, इजीली अवेलेबल हो गया, इंक्रीज हो गया सेल्स का, कॉस्ट पर कस्टमर फॉल्स हो गया बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग द सेल्स वॉल्यूम. ठीक है आपका सेल्स वॉल्यूम बढ़ा रहा है, दैट मीन्स आपका कॉस्ट पर कस्टमर कम हो जाएगा. प्रॉफिट राइज होगा बिकॉज ऑफ सेल्स वॉल्यूम. उसके बाद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कस्टमर, ठीक है क्योंकि रेडिली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, सबको पता लग चुका है. मोर कॉम्पिटिटर, अब आप मार्केट में मोर कॉम्पिटिटर क्योंकि आपको पता, दूसरे कॉम्पिटिटर को पता चल चुका है कि ओ ये प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा बिजनेस कर रहा है तो हम इसकी कोई कॉपी बना सकते हैं. ठीक है तो वो कॉम्पिटिटर्स बढ़ जाएंगे. तो दिस इज प्रिटी मच अबाउट ग्रोथ स्टेज. तो वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट स्टेज ऑफ विच इज इंट्रोडक्शन, द सेकेंड स्टेज विच इज ग्रोथ. सेकेंड वन वी हैव द मच्योरिटी. अब मच्योरिटी स्टेज में क्या होता है देखो, क्योंकि अब यहाँ एक चीज़ और नोट करना जो क्वेश्चन से रिलेटेड हमें देखनी है. देखो क्या हो गया, एडवांटेज ऑफ हायर कस्टमर डिमांड, यानी कि यहाँ पे इस स्टेज में क्या हो रहा है, अब आपकी डिमांड बढ़ रही है. यहाँ पे आपको मार्केट को कवर करने के लिए स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, जो दिखेगा वही बिकेगा. दैट मीन्स यहाँ पे सेल्स प्रमोशन बहुत हायर लेवल पे होगा. यहाँ पे आप अपने सेल्स प्रमोशन को कम कर सकते हो, यानी कि आप उसे रिड्यूस कर लो बिकॉज नाउ ग्रेजुअली क्या नंबर ऑफ कस्टमर्स आर इंक्रीजिंग. ठीक है तो आप अपनी सेल्स को कम, मतलब सेल्स प्रमोशन को कम कर सकते हो. ठीक है तो आई होप आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, बट स्टिल हम हमारी जो रिमेनिंग 2 स्टेज हैं वो कवर करेंगे. ठीक है मैच्योरिटी में क्या होता है, मैच्योरिटी में एक पॉइंट तक प्रोडक्ट सबके पास आ चुका है, अब मतलब ऐसा हो चुका है कि हाँ ठीक है ये प्रोडक्ट आता है और अब हम उससे सेटिस्फाई हो चुके हैं, अब शायद ही हम उसे वापस लेंगे या उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे. दैट मीन्स देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट थिंग. ठीक है कि हम उसे लेंगे ही सही. तो उसकी क्या है, मेच्योरिटी एज आ चुकी है, एक्सपायरी डेट आ चुकी है. अब प्रोडक्ट वो मार्केट में उतने अच्छे से नहीं चल रहा है या उतने अच्छे से लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी डिमांड नहीं कर रहे हैं. ठीक है तो ये होता है मेच्योरिटी का स्टेज. मेच्योरिटी स्टेज में
ये देखो, एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ से प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है, गिरने लग जाती है, तो दैट इज कॉल्ड द सैचुरेशन पॉइंट ऑफ दैट प्रोडक्ट, जहाँ से उस प्रोडक्ट की डिमांड गिरने लगती है, मेच्योरिटी कंप्लीट हो चुकी है, सबके पास प्रोडक्ट पहुंच चुका है, एवरीवन इज लाइक सेटिस्फाई विद दैट प्रोडक्ट, और नाउ दे डोंट वांट टू डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है, वो कोई डिमांड क्रिएट नहीं कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के लिए। नाउ क्या हुआ, अब डिमांड गिरने लगी है, दैट मीन्स द सेचुरेशन पॉइंट, और आते 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 वो डिमांड गिर जाएगी, ठीक है। पीक सेल्स चल रही है यहाँ पे, कॉस्ट पर कस्टमर लोएस्ट आ गया है, प्रॉफिट हाई हो गया, मास मार्केट आपने कवर कर लिया बिकॉज अब सबके पास हो चुका है, दैट मीन्स यू हैव कवर्ड ऑल द मार्केट। स्टेबल नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स उतने ही हैं जितने खेल रहे थे। डिक्लाइन में क्या हुआ, डिक्लाइन स्टेज में फॉलिंग हुआ सेल्स का, कॉस्ट पर कस्टमर लो हो गया, प्रॉफिट गिरने लगा, एज बिकॉज क्यों, क्योंकि अब आपका प्रोडक्ट मार्केट से रन आउट होने की कंडीशंस पे आ चुका है। नंबर ऑफ कंपिटिटर्स फॉल, क्योंकि उनको भी पता है कि अब ये प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है तो हम इसे हटा देंगे। तो ये हुआ हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का स्टेजेस, ठीक है। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। तो आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या था, ऐसी स्टेज जहाँ पे हम रिड्यूस कर सकते हैं सेल्स प्रमोशन का जस्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ हैवी कंज्यूमर डिमांड। तो आंसर क्या होगा, ग्रोथ स्टेज होगा। हम यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं किसके लिए, टेक एडवांटेज ऑफ हैवी कंज्यूमर डिमांड, क्योंकि प्रोडक्ट अब आया है, सबको पहुँच चुका है, कस्टमर अच्छे से डिमांड कर रहा है, दैट मीन्स वो अब आपकी सेल्स प्रमोशन पे आप थोड़ा सा ब्रेक लगा सकते हो या उसे उतनी रिड्यूस कर सकते हो कि हाँ ठीक है अब सेल्स बढ़ रही है, सबको पता लग चुका है, तो आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थोड़ी कम कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एचआर यूनिट, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स वाला यूनिट, ठीक है। अब उसमें है क्या क्वेश्चन में, मैं आपको पहले क्वेश्चन का ब्रीफ दे देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझने में ईजी हो, ठीक है। ये पूछ रहा है क्वेश्चन, मार्केट कॉम्पिटिटिव पे प्लान। मार्केट कॉम्पिटिटिव पे प्लान मतलब उस जॉब, स्पेसिफिक जॉब के लिए, यानी कि जैसे मान लो एक एडुकेटर की जॉब है, जैसे हम देखते हैं ना कि मार्केट में एक चीज़ की एक सेम रेंज चलती है, किसी यूनियन में बोल दिया कि इस चीज़ को हम 10 रुपये में बेचेंगे, ठीक है, तो हम 10 में ही बेचेंगे। जैसे द मोस्ट करंट एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, मैंने आज ही पढ़ा था मॉर्निंग में इस चीज़ के बारे में कि हरियाणा में जो कुछ से खाप जो पंचायत होती हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपना जो मिल्क है वो 1 मार्च से, फ्रॉम फर्स्ट ऑनवर्ड्स 1 मार्च से वो क्या है 100 रुपीज़ पर लीटर पे सेल करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर लिया, वो प्राइस डिसाइड कर लिया कि अब हम इसी रेंज पे बेचेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या हो गया, मिल्क हो गया। सेम अब इस चीज़ पे दूसरा एग्जांपल लो जो मैं पहले बता रही थी आप लोगों को। कोई टीचर है, ठीक है, जैसे मान लो मेरे एरिया में ही मैं टीचर हूँ, ठीक है। अब पोस्ट क्या है, टीचर, जॉब स्पेसिफिकेशन डिसाइड होगी, डिस्क्रिप्शन हो गया, सब कुछ हो गया। अब उस पोस्ट के लिए स्पेसिफिक, उस पोस्ट के लिए यानी कि टीचिंग की पोस्ट के लिए फॉर 11th-12th कॉमर्स, ठीक है, मैंने और डिस्क्राइब कर दिया और क्लिस्टर क्लियर कर दिया कि 11th-12th की कॉमर्स की क्लासेस लेनी है, मुझे लेनी है, अकाउंटेंसी मुझे पढ़ानी है, उस चीज़ के लिए मैं डिमांड कर रही हूँ अप्रॉक्स 10,000 रुपीज़, ठीक है, पर मंथ, ठीक है। अब जो स्कूल है वो ये भी चेक करेगा कि बाकी स्कूल्स में जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो किस पे पढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स मार्केट कॉम्पिटिटिव पे प्लान, यानी कि आप अपनी उस जॉब को बाकी कंपिटिटर से कंपेयर करके देख रहे हो कि उनका पे प्लान क्या है, ठीक है। यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स में डिफर, यानी कि हो सकता है कि मैं मेरे जोन में बहुत अच्छे लेवल से पढ़ाती हूँ या मेरा टैलेंट बहुत ज़्यादा हो, तो उसके लिए दे विल गिव मी सम एक्स्ट्रा पे, बट थोड़ा सा डिफर करता है, ज़्यादा नहीं करता। देर आर सम फैक्टर विच विल इफेक्ट द पे स्केल प्लान, ठीक है। तो थोड़े से फैक्टर होते हैं। अब इसने क्या पूछा है, सीक्वेंस पूछा है बेसिकली इस क्वेश्चन में। देखो, आई एम गोना टू रीड दिस क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग अ मार्केट कॉम्पिटेटिव पे प्लान इन अ सीक्वेंस फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट, ठीक है। देखो, अब बेसिक सिंपल सा है, इसका मैंने पूरा सीक्वेंस दे रखा है नेक्स्ट स्लाइड में, पर उतना पढ़ने से अच्छा है आप लोग एक बार जब नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जाऊंगी उसे पोस्ट करके एक बार पढ़ लेना। अभी मैं इसी स्लाइड से आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो समझो, पहले क्या होता है, इसको क्लियर करते हैं। पहले क्या होता है, हम बेंचमार्क जॉब चूज करते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे मैंने बोला ना कि टीचर की जॉब है इसके लिए। कंपेसेबल फैक्टर, यानी कि कौन कौन से फैक्टर है, मैं कहाँ से आती हूँ, मेरा कितना खर्चा होता है, मैं यहाँ रहूँगी या मैं कहीं बाहर के टीचर को बुला रही हूँ, कहीं फॉरेन के टीचर को बुला रही हूँ, दैट मीन्स कंपेसेबल फैक्टर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं दैट विल इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, आई एम जस्ट लाइक
ब्रीफिंग आउट दिस क्वेश्चन, अभी मैं कुछ ऐसा सॉल्यूशन नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको फैक्टर्स ब्रीफ कर रही हूँ. फिर उसके बाद है डिफाइन ईच कंपेरेबल फैक्टर एंड डिटरमाइन द डिग्री इन ईच जॉब. अब वो कंपेरेबल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं उनको डिफाइन करो. ईच जॉब यानी कि कितनी जॉब्स हैं उसके अकॉर्डिंग देखो और कंपेयर कर लो. एस्टैब्लिश रेट चार्जेस, डेवलप पे ग्रेड्स, कंपेयर एंड एडजस्ट करंट एंड मार्केट वेजेस रेट ऑफ जॉब्स. ठीक है, यानी कि अब आपको क्या करना है, मार्केट जॉब से जितनी भी मार्केट में रिलेटेड जॉब्स चल रही है उनसे कंपेयर करना है. ठीक है, तो फर्स्ट क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को चूज़ करते हैं, यानी कि हमें कौन सी जॉब करनी है स्पेसिफिक. जैसे मैंने बोला कि मेरे को 11th-12th को टीच करना है अकाउंटेंसी, तो मैं क्या करूँगी, पहले ए ऑप्शन पे क्लिक करूँगी. दैट मीन्स मेरा ऑप्शन ए. अब जब भी ऐसे कुछ आउट ऑफ द ब्लू जाके कोई क्वेश्चन आता है ना, दैट आउट ऑफ द कंटेंट ही चला गया है, यू आर नॉट लाइक हैविंग एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्वेश्चन और रिगार्डिंग क्वेश्चन, तो क्या करने का, बेसिक सिंपल सा फंडा होता है करने का, क्या, एलिमिनेशन मेथड लगाने का. ठीक है, अब देखो एलिमिनेशन मेथड से हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ से ऑप्शन ए तो हमारे पास नहीं आएगा. विल नॉट गोना चूज ऑप्शन ए बिकॉज इसमें तो क्या है, सीक्वेंस पूछा है फर्स्ट टू लास्ट, तो ए आना चाहिए फर्स्ट में, तो फर्स्ट में तो ए आ ही नहीं रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन हम हटा देंगे. ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे ईच कंपेरेबल फैक्टर को और डिग्री ऑफ जॉब को डिफाइन करेंगे. दैट मीन्स ए के बाद बी आना चाहिए, तो अब बी से क्या हुआ, ये सेकंड वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया. दैट मीन्स वी आर हैविंग ओनली 2 ऑप्शंस इन द क्यू. ठीक है, ओनली 2 ऑप्शन है. अब देखो थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, एस्टैब्लिश रेट चार्जेस, डेवलप पे ग्रेड्स, कंपेयर एंड एडजस्ट करंट एंड मार्केट वेजेस रेट्स फॉर जॉब्स. ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, देखो एक मिनट. अब हम क्या करेंगे, जब हमने कंपेरेबल फैक्टर्स देख लिए, डिग्री डिसाइड कर ली जॉब की, तो पहले हम पे ग्रेड डिसाइड कर लेंगे या फिर हम कंपेयर करेंगे. ऑफ कोर्स हम कंपेयर करेंगे ऑब्वियसली. ठीक है, तो अब कौन सा चला गया, नाउ वी आर हैविंग, कैसा सीक्वेंस था हमारे पास था ए, देन वी हैव द बी, उसके बाद हमने सीक्वेंस क्या लिया, ई का, यानी कि हम कंपेयर करेंगे. दैट मीन्स हमारा आंसर क्लियर हो चुका है अब यहाँ से, क्योंकि इसमें तो थर्ड नंबर पे ई आ नहीं रहा, ये हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया था. दैट मीन्स वी हैव लेफ्ट ओनली वन विद द वन ऑप्शन, कौन सा, ए बी ई. दैट मीन्स हम पहले चूज करेंगे, देन वी डिफाइन द ईच कंपेरेबल फैक्टर्स, देन वी कंपेयर दैट फैक्टर्स इन द मार्केट. ओके, then we develop the pay grade, that means the D, and then we establish the rate charges. अब हम उस टीचर को, यानी कि मुझे 10,000 रुपये देने के लिए स्कूल वाले रेडी हैं कि अच्छा ठीक है, ये मार्केट में भी इतनी रेट है, आप इस हिसाब से पढ़ा लो. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. इसका चार्ट भी है, दैट मीन्स इसका सिक्वेंस है. दिस इज द ये इसकी थ्योरी है, कैसा है, ये इसका सीक्वेंस है. आप इसे 2 मिनट पोज करके आपने आराम से अपने जोन में जाके पढ़ लेना. मैंने अपने लेवल पे समझाया, आप एक बार पढ़ लेना. अगर कुछ दिक्कत होती है तो प्लीज़ डू कमेंट सेक्शन में जाके बता देना कुछ दिक्कत हो रही है, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप अच्छे से बता सकते हो कि इस पॉइंट में दिक्कत हो रही है, तो वह क्लियर कर लेंगे. ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड टू द मार्केटिंग. मार्केटिंग से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं और मार्केटिंग के क्वेश्चन ईजी भी होते हैं अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो. ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है एक बार देख लेते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया. अब ये तो भैया फंस गया. एक तो ये नोट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, जब हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं ना, व्हेन विल सिट फॉर द एग्ज़ाम, तो क्या होता है, हम इतना मतलब इतने प्रेशराइज्ड हो जाते हैं, इतने प्रेशराइज हो जाओगे ना कि आप नोट पढ़ना भूल जाते हो. और मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है. लाइक मैंने कितने को स्टूडेंट्स देखे हैं या को जो मेरे साथ पढ़ते थे, को पार्टिसिपेट करते थे उन सब चीज़ों में, वो ऑलमोस्ट यही होता था, हम नोट पढ़ना भूल जाते हैं. तो गाइज प्लीज़ रीड दैट क्वेश्चन वेरी केयरफुली. ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ो उस क्वेश्चन को. अभी मैंने पढ़ दिया है और मैं ऑलमोस्ट अपने टाइम में यही करती थी. मैं जब भी कोई क्वेश्चन आता था मैं पहले नोट मार्क करती थी, नोट पे सर्कल बनाती थी, यानी कि नोट नहीं है, नोट रहना चाहिए. ठीक है, चलो ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी. अब डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है पहले तो ये समझना पड़ेगा, फिर जाके तो कंपनी डिसाइड करेंगे हम. तो पहले ये पढ़ते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है. ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है. The direct selling companies provide and deliver their products and services to the customer without the involvement of the middleman. ठीक है, क्या बोलना चाहता है ये आप अपने उस पर से पढ़ लेना, मैं आपको बेसिक समझा देती हूँ. देखो, कोई भी ऐसी कंपनी डायरेक्ट ए जो अपनी फ्रेंचाइजी दे रही है, आप सीधा जाके यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो. ठीक है, दैट मीन्स मैं अगर मान लो ये अरोड़ा क्लासेस है, ठीक है,
मैंने प्रोडक्ट बना दिया कि मैं NetJRF के नोट्स दे रही हूँ, ठीक है, प्रोवाइड करवा रही हूँ, ठीक है। अब क्या हो रहा है, या तो मैं बहुत सारे रिटेलर्स में दे दूँ इसको कि हाँ ये भी बेच लेगा, ये भी बेच लेगा, ये भी बेच लेगा, ये भी बेच लेगा, पूरी दुनिया ही बेच लेगी और मैं उनसे कमीशन ले लूँगी, ठीक है। तो ये तो हो गई इनडायरेक्ट सेलिंग, यानी कि आई एम सेलिंग द माई नोट्स ऑफ NetJRF थ्रू मिडिल या विद द हेल्प ऑफ मिडिल, ठीक है। अब एक ऑप्शन और क्या हो सकता है कि ये हो गया प्रोडक्ट, NetJRF के नोट्स हैं। नाउ दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, यू कैन पिंग मी अप ऑन दिस नंबर और कॉल मी एट दिस नंबर, आई विल डायरेक्टली प्रोवाइड यू द नोट्स। खत्म बात। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मार्केटिंग। मैंने एक अपना दे दिया सेंटर, राजस्थान में दे दिया, एक मुंबई में दे दिया, एक दिल्ली में दे दिया, एक गुड़गांव में दे दिया, दैट मीन्स ऑथोराइज सेंटर्स दे दिए। अब आप यहाँ सिर्फ यहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। तो क्या होगा, देयर इज़ नो मिडिल मैन, सिर्फ मेरी ब्रांच यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहीं है सिर्फ, यानी कि कोई रिटेलर नहीं है बीच में, कोई होलसेलर नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग हो रही है। अब उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन को समझो। आई नो उस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है या थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा व्हेन यू विल गेट द आंसर, पर उस क्वेश्चन में नोट है और मेजर भी है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग क्या, नॉट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। देखो, यूरेका फोर्ब्स के सेंटर्स होते हैं पर सब जगह होते हैं, नहीं होते हैं, कुछ कुछ जगह होते हैं। एमवे अपनी फ्रेंचाइजी देता है। मोदी केयर का खुद का चेन सिस्टम है, दैट मीन्स वो रिटेल नहीं करता है कोई चीज़, आप डायरेक्ट जाके उनसे खरीद सकते हो, दैट मीन्स कोई डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, को ऐसा कुछ मतलब बीच में कोई मिडल मैन नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट होते हैं। आई विल गिव यू द बेस्ट एग्जाम्पल, मैगी हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है आई थिंक, या फिर सर्फ एक्सल देख लो, रिन देख लो, एरियल देख लो, या कोई से भी कुछ भी और प्रोडक्ट देख लो जो भी किसी रेंज में आते हो। इनके क्या है, मिडिल मैन होते हैं, होलसेलर होता है, फिर रिटेलर होता है, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, मेरी बाजू की नुक्कड़ वाली दुकान पे भी अवेलेबल है, और ये भैया जो किराना लेके बैठे इनके पास भी मिल जाएगा सर्फ एक्सल, ठीक है। तो दैट इज क्या हुआ, ये इनडायरेक्ट सेलिंग में ज़्यादा डोमिनेंट है देन डायरेक्ट सेलिंग। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। बिकॉज इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन क्या, मेजर और नोट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। अगेन दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द स्टैटिक्स यूनिट, यूनिट नंबर 1, ठीक है। अब इसका बहुत हार्ड एंड फास्ट ऐसे रूल्स होते हैं कि कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं, क्योंकि थ्योरम्स, प्रोबेबिलिटी की थ्योरम्स बहुत सारी होती हैं, कॉन्सेप्ट बहुत सारे होते हैं, दैट मीन्स उसके लिए पूरा एक अलग से लेक्चर लगेगा, और एक लेक्चर में तो आई डोंट थिंक सो कि ये कंप्लीट भी होगा। तो इफ़ यू गाइज वांट कि मैं इस चीज़ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन करूँ तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि इस चीज़ के लिए भी चाहिए। ट्रस्ट मी, इस चीज़ को इतने अच्छे से क्लियर करेंगे हम लोग कि इफ़ यू वांट, ठीक है, अगर आपकी डिमांड है उस चीज़ पे, देन आई विल मेक ए वीडियो ऑन इट। अभी के लिए जस्ट डू वन थिंग, इसके सिर्फ फॉर्मूला समझो, क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा और हम उतना टाइम इसको दे नहीं सकते। जब क्वेश्चन आउट ऑफ द ब्लू जाए, यानी कि समझ में नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन के कुछ एलिमेंट्स पकड़ो, ठीक है, जिनसे आप रिलेट कर पाओ, देन अप्लाई द एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, देखो इसमें हमें करना सिर्फ इतना है, हमें कुछ एलिमेंट्स पकड़ने। देखे, द फर्स्ट एलिमेंट थ्योरम ऑफ एडिशन, दैट मीन्स ऐड करना है, तो एडिशन कहाँ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 पे, ठीक है। दैट मीन्स क्या हुआ, डी को हम सेकंड से मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर 2 तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब ऐसा कुछ ऑप्शन बन नहीं रहा है, इसके फॉर्मूलाज हैं जो नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएंगे आपको, ये रहे इसके फॉर्मूलाज, और एज इट इज़ वर्क करेंगे। तो अभी के लिए इसका जो आंसर होगा फॉर्मूला के बेसिस पे होगा, उस स्लाइड पे 2 मिनट जाके पोस्ट करके देख लेना कि किस किस बेसिस पे आंसर बन रहे हैं, ठीक है। तो हम मिलाएंगे थ्योरम ऑफ एडिशन को सेकेंड वाले से, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये कट हो गया। उसके बाद वी हैव क्या, उसके बाद क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है। तो अब सी को हमने मिला दिया किससे, 1 से, तो ये दोनों ऑप्शन बचे हमारे पास, ये ऊपर वाले दोनों कट हो गए, ठीक है। उसके बाद बेस थ्योरम होती है और एक होती है कंडीशनल। अब ये बच रहे हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और ये दोनों सेम सेम लग रहे हैं, पर इसमें देखो ये HI है, ये E2 है, ये E1 है, दैट मीन्स E2 इज डिपेंडेंट ऑन E1। तो ये हमारी हो गई
क्या कंडीशनल बेस थ्योरम, सॉरी बेस थ्योरम हो गई। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। दिस इज कंप्लीटली प्योरली बेस्ड ऑन द फॉर्मूला एंड दिस टॉपिक, ओनली दिस टॉपिक हैविंग अ लॉट ऑफ कंटेंट इन इट, कि बहुत सारा कुछ है। इसके स्मॉल स्मॉल पार्ट हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन इट। तो बहुत सारा है और बाद में हम इसे कवर करेंगे। अभी के लिए जस्ट फार्मूला बेस्ड जाओ और फार्मूला याद कर लो, क्योंकि स्टैटिक्स में मेनली फार्मूला ही वर्क करते हैं। अगर आपने फार्मूला याद कर लिए तो फिर स्टैटिक्स ईजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स पार्ट, ठीक है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। बेसिक सा इजी सा क्वेश्चन है। कंज्यूमर रैशनैलिटी इन बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कलेक्टिवली मैनिफेस्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन, यानी कि किस चीज़ पे वर्क करती है, ठीक है। आ जाओ देखते हैं अब किस चीज़ पे वर्क करती है। द फर्स्ट ऑप्शन वी हैव इज नॉन सेसिएशन, ठीक है। नॉन सेसिएशन क्या हो रहा है, यानी कि हमें उस चीज़ से कुछ ऐसा सेटिस्फाई सा नहीं मिल रहा है। बीइंग ए रैशनल कंज्यूमर हमें क्या चाहिए होता है, सेसिएशन चाहिए होता है, यानी कि हमें उससे सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है। बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू द सेटिस्फेक्शन। अगर हमें उस चीज़ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, उसकी डिमांड करेंगे? ऑब्वियसली नोट, हम उस चीज़ की डिमांड क्रिएट नहीं करेंगे। थर्ड इज क्लियरिटी ऑफ प्रेफरेंसेज, ठीक है, ये हो सकता है। डिविजिबिलिटी of goods and services, economics of wait next option we have is economic selfish motive, पोसेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स ये तो हमारे पास आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ई तो हमें मिलेगा ही सही। उसके बाद इकोनॉमिक सेल्फिश मोटिव भी हम लोग काउंट करेंगे ही सही। तो हमारा क्या जा रहा है, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई तो जा रहा है। अब देखो वापस एलिमिनेशन मेथड को लगाते हैं, ए बी और डी, ठीक है। ए बी डी यानी कि इसमें तो ई नहीं आ रहा तो हम इसे कट कर देंगे, इसमें डी नहीं आ रहा इसे कट कर देंगे, इसमें ई नहीं आ रहा, और हमारा ऑप्शन नंबर क्या, इस डी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम डिविजिबिलिटी करेंगे ही नहीं। हम क्या करेंगे, सिर्फ हम देखेंगे कि उस प्रोडक्ट का अगर नॉन साइटेशन है तो हम उसे साइटेशन में कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स उस चीज़ से अगर सेटिस्फेक्शन हमें मिल सकता है तो हम इस एलिमेंट को रखेंगे कि हाँ हमें उस चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो हमारे पास ए पॉइंट होना चाहिए। क्लियरिटी ऑफ प्रेफरेंसेज होना चाहिए कि हाँ हमारी प्रेफरेंसेज इतनी इतनी है। इकोनॉमिक सेल्फिश मोटिव होना चाहिए। पोजीशन होनी चाहिए, हम इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेशन की पोजीशन होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ इतने रुपए में उतने मार्केट में, जैसे कंपैरिजन करते हैं ना हम, कि हम गूगल पे जाके अच्छा ये चीज़ यहाँ इतने में मिल रही है, तो हमें हमारे सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बनेगा अब हमारे पास, ऑप्शन नंबर, क्योंकि इसमें सी है और हमें सी लेना नहीं है। अब बचा क्या, इसमें डी है और इसमें ई नहीं है, तो ये भी तीनों कट हो जाएंगे। द ऑप्शन वी लेफ्ट विद कौन सा हो गया, ए बी डी और ई, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझाते समझाते मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि सब कुछ अच्छे से समझ में आया आपको। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ वीडियो। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, उनको भी बेनिफिट होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ का। एंड यू गाइज कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम हैंडल। आई विल अपलोड बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लाइक टॉपिक्स बेस्ड कंटेंट बेस्ड, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आई विल अपलोड ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट, अरोरा क्लासेस फॉर नेट JRF एंड अलॉन्ग विद PhD मेनिया। सो थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक्साइटिंग कंटेंट के साथ। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच।